पत्नी काफी दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी। तुम कारखाने की नौकरी छोड़ दो और सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो। आजकल सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी में ऊपर की कमाई बहुत है। हमारे पड़ोसी राकेश अंकल अस्पताल में काम करते हैं। बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया है उन्होंने। मैं आपकी नौकरी की भी बात उनसे कर दूंगी। तुम्हें वही नौकरी करनी होगी। उस दिन मैंने भी सोच लिया, चलो पत्नी का कहना मानकर देख लेता हूँ। पत्नी आज बहुत खुश थी। सरकारी अस्पताल में गार्ड की नौकरी का आज मेरा पहला दिन था। टिफिन में 4 रोटी और अचार रखकर मैं दोपहर के 12 बजे अस्पताल पहुंच गया। गेट पर ही मेरी मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से हुई जिसका नाम राकेश था। यह नौकरी इन्होंने ही मुझे दिलवाई थी। मुझे देखते ही कहा, आओ नेकराम जी, कैसे हो? रास्ते में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? मैं थोड़ा मुस्कुरा दिया। हालांकि बस की भीड़ भाड़ और बस में सीट न मिलने की वजह से खड़े खड़े टांगे दुखने लगी थी, लेकिन मैं राकेश जी से इस बात का जिक्र नहीं करना चाहता था। मैंने बोला, हाँ मैं ठीक हूँ। उनकी उम्र 40 साल के आसपास थी और मैं 30 बरस का। मेरी पत्नी उन्हें अंकल कहती थी, मगर मैंने उन्हें भाई साहब कहना उचित समझा। राकेश जी ने मुझे अस्पताल के भीतर उंगली दिखाते हुए रास्ता समझा दिया। कुछ ही दूरी पर गार्ड रूम बना हुआ है, वहीं पर ही सुपरवाइजर मिल जाएंगे। उनका नाम रंजन सिंह है। अस्पताल में बहुत चहल पहल थी। एम्बुलेंस बार बार आती जाती दिखाई दे रही थी। 2-4 पुलिस की गाड़ियां भी घूम रही थी। यह अस्पताल दिल्ली के कैंप में स्थित है। वहां पर बोर्ड भी लगा हुआ था। उस पर लिखा था राजन बाबू हॉस्पिटल। मैंने चारों तरफ नजर घुमाई। अस्पताल तो काफी बड़ा है। अंदर एक मंदिर भी है और वहां पर 6-7 एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। तुरंत ही वहां पर मुझे गार्ड रूम दिखाई दिया। वहां और भी कुछ नौजवान वर्दी पहने हुए दिखाई दिए। उनके साथ जाकर मैंने भी अपना नाम बताया तो उन्होंने मुझे कमरे के भीतर भेज दिया। सुपरवाइजर ने मुझे पहचान लिया। मेरा आधार कार्ड और पहचान पत्र वहां पर पहले से ही जमा था। राकेश जी ने व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे डॉक्यूमेंट सुपरवाइजर को भेज दिए थे। सुपरवाइजर ने मुझे वर्दी दी और मेरी लंबाई देखकर कहा, तुम्हें इमरजेंसी गेट पर बैठना होगा दोपहर 12 बजे से रात के 10 बजे तक। और एक बात ध्यान से सुनो, गार्डों का कोई लंच नहीं होता। जब भूख लगे मौका देखकर खा लेना। जगह जगह अस्पताल में ठंडे पानी की मशीनें लगी हुई है। पानी वहीं से तुम्हें मिल जाएगा। हाथ में डंडा लिए मैं इमरजेंसी गार्ड की तरह चल पड़ा। इमरजेंसी गेट पर पहुंचने के बाद वहीं गेट पर एक बेंच पड़ी हुई थी। बेंच के पीछे एक बड़ा सा गेट पेड़ था। उसी पेड़ की छाया बेंच पर आ रही थी। मैं बेंच के ऊपर बैठ गया। तभी अंदर से एक नर्स निकल कर आई। उसने कहा, तुम नए सिक्योरिटी गार्ड हो? यहाँ का रूल समझ लो, बिना अनुमति के कोई भी अजनबी व्यक्ति डॉक्टर के रूम में प्रवेश न करे। यहाँ आसपास बहुत से आवारा कुत्ते हैं जो वार्ड के अंदर घुस जाते हैं। उन्हें तुम्हें बाहर ही रोकना होगा। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? नर्स का चेहरा देखकर मैं सोच में पड़ गया कि मेरे गले में कार्ड लटका हुआ है, फिर भी मुझे नाम बताना पड़ रहा है। मैंने कहा, जी मेरा नाम नेकराम है। आज मेरा पहला दिन है।
तब नर्स ने बताया, मेरा नाम रेखा है, मैं यहाँ की इंचार्ज हूँ, सब नर्सों के ऊपर की हेड हूँ। पहले वाला सिक्योरिटी गार्ड ठीक नहीं था, लेकिन उसे निकालने का कारण सबसे बड़ा था कि वह मरीज के परिजनों से रुपये मांगा करता था। यह एक सरकारी हॉस्पिटल है, यहाँ पर सभी लोग गरीब और दुखी और लाचार आते हैं। लोगों की शिकायतों पर ही हम सिक्योरिटी गार्ड की छानबीन कर रहे हैं। इस अस्पताल में कई सिक्योरिटी गार्ड्स को निकाल दिया गया है और नई भर्ती चालू है। जो गार्ड ईमानदार है उनको ही यहाँ पर रखा जा रहा है। आज तुम्हारा पहला दिन है, तुम्हारी ईमानदारी भी देख लेंगे। नर्स के जाने के बाद हमारा सुपरवाइजर बुलेट में आया और मुझे बताया, यहाँ किसी से बात नहीं करनी है, चुपचाप अपनी ड्यूटी करनी है। पहले जो सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी करता था वह यहाँ के लोगों से रुपये पैसे मांगता था। तुम्हारी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। इतना कहकर सुपरवाइजर भी चला गया और मेरा एक छोटा सा मोबाइल था, बटन वाला। तुरंत कॉल आया। घर से पत्नी ने कहा, तुम्हें ड्यूटी मिल गई, ड्यूटी पर हो। मैं तुरंत पेड़ के पीछे चला गया और फोन कान में लगा कर बोला, हाँ मैं ड्यूटी पर हूँ, बार बार बात मत करो, आज मेरा पहला दिन है। अस्पताल का स्टाफ मेरी ओर ही देख रहा है। तब पत्नी ने कहा, 2 महीने से कमरे का किराया नहीं दिया, कोशिश करना ऊपर की कमाई हो जाए। तुम्हारी नौकरी लगाने के लिए भी सुपरवाइजर को 5,000 देने पड़े। मैं तुरंत फोन काट कर बेंच पर बैठ गया। तभी एक शख्स मेरी ओर आया और मेरे साथ बेंच पर बैठ गया और कहा, मैं एम्बुलेंस चलाता हूँ, यह मेरा कार्ड रख लो, इसमें मेरा मोबाइल नंबर है। मुझे वार्ड के भीतर जाने पर सख्त मना ही है। इस अस्पताल में अक्सर बीमार लोग ही आते हैं। अब सबका इलाज ठीक से हो सके यह तो नामुमकिन है। इस अस्पताल में कोई ना कोई टपक ही जाता है। जी मैं कुछ समझा नहीं, मैंने उस अजनबी व्यक्ति से कहा। तब मुझे याद आया, सुपरवाइजर ने कहा था किसी अजनबी से बात नहीं करना। मैंने थोड़ा साहस दिखाते हुए कहा, कृपया आप मुझसे बात मत कीजिए, मैं ड्यूटी पर हूँ। उसने जल्दी से मुझे बताया, मरीज के परिजन अगर कोई एम्बुलेंस मांगे तो मुझे कॉल कर देना, तुम्हें कमीशन मिल जाएगा, पूरे 500 रुपये। इतना कहकर वह चला गया और पीछे से सुपरवाइजर भी आ गया। सुपरवाइजर मुझसे पूछने लगा, यह कौन था और तुमसे किस तरह की बातें कर रहा था, मुझे बताओ। मैं थोड़ी उलझन में पड़ गया, लेकिन सच बताना जरूरी था। मैंने सुपरवाइजर को सब सच बता दिया। सुपरवाइजर ने वह कार्ड ले लिया और चला गया। सुपरवाइजर के जाने के बाद एक दूसरा व्यक्ति और आया और मुझे कार्ड देकर और समझाकर चला गया। वह भी एम्बुलेंस का मालिक था। अस्पताल में घुसते ही मुझे जो 6 एम्बुलेंस दिखाई दी थी, शायद ये उन्हीं एम्बुलेंस के मालिक होंगे। मैं बैठे बैठे अनुमान लगाने लगा। शाम तेजी से हुई और वार्ड के अंदर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। मैं दौड़कर वार्ड के अंदर पहुंचा तो बेड पर एक बुजुर्ग माता जी खत्म हो चुकी थी। बहुत से मरीजों ने उस बुजुर्ग माता जी को
घेर रखा था। नर्स और डॉक्टर भी वहां मौजूद थे। एक नर्स ने बताया, बेचारी मर गई, काफी दिनों से अस्पताल में पड़ी हुई थी। अस्पताल में कोई भी परिवार मिलने नहीं आता था। सीलमपुर में इनका अपना घर है। तब डॉक्टर ने कहा, इन माता जी के घर पर कॉल करो, किसी को बुलाओ। डेड बॉडी हम ज्यादा देर तक अस्पताल में नहीं रख सकते। अगर घर से कोई नहीं आया तो हमें मुर्दा घर में डेड बॉडी को रखना होगा। नर्स ने अपनी रजिस्टर से उस माता जी का मोबाइल नंबर ढूंढ निकाला और कॉल लगाई। कॉल एक लड़की ने उठाई, वह शायद उनकी बेटी थी। आधे घंटे के बाद एक युवती इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे। गोद में एक बच्चा था और एक लड़की थी 4 साल की, बगल में खड़ी हुई थी। बच्चे कह रहे थे, नानी को क्या हुआ? मैं तुरंत उस युवती को डेड बॉडी के पास ले गया। मुझे पक्का यकीन था, कुछ देर पहले जो कॉल की थी और बातें जो हुई थी, कॉल में नर्स के साथ इसी युवती से हुई थी। वह युवती अपनी माँ की डेड बॉडी देखकर दहाड़े मार मार कर रोने लगी। बच्चे भी चिल्लाने लगे, नानी उठो, नानी उठो, हम आ गए हैं तुम्हें लेने के लिए। तब नर्स ने पूछा, क्या तुम्हारे परिवार में कोई मर्द नहीं है? तब उस युवती ने बताया, मेरा एक ही भाई है जो सारा दिन शराब के नशे में पड़ा रहता है। उसे कई बार कॉल लगाया लेकिन स्विच ऑफ जा रहा है। हम बहुत गरीब घर से है, मकान भी किराए का है। मेरी माँ को न जाने कैसे टीबी हो गया और मुझे बिना बताए ही मेरा भाई माँ को अस्पताल में दाखिल करके छोड़ गया। तब उस युवती ने कहा, मुझे एक एम्बुलेंस चाहिए। तो अस्पताल में खड़े कुछ लोगों ने कहा, सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं, उनसे बात कीजिए। वह युवती मेरी तरफ आगे बढ़ी, मैं भी वहीं मौजूद था। उसने कहा, भैया एम्बुलेंस का बंदोबस्त कर दीजिए। मेरी जेब में एक कार्ड पड़ा हुआ था जो अजनबी व्यक्ति दे गया था। मैंने तुरंत मोबाइल नंबर पर कॉल लगाया। 1 मिनट बाद ही एक एम्बुलेंस तेज रफ्तार में इमरजेंसी के गेट के अंदर दाखिल होती हुई दिखाई दी। एम्बुलेंस वाले ड्राइवर ने कहा, कहाँ जाना है आपको? उस रोती हुई युवती ने बताया, हमें सीलमपुर जाना है। तब ड्राइवर ने कहा, सीलमपुर तो बहुत दूर है, 2000 लगेंगे। 2000 का नाम सुनकर युवती का चेहरा पीला पड़ गया। ड्राइवर ने कहा, इतने ही रुपये लगेंगे, 1 रुपया भी कम नहीं होगा। तब वह कहने लगी, मैं तो घर से खाली हाथ ही चली थी, केवल 100 रुपये ही है मेरे पर्स में। तब वहीं पास खड़ी एक औरत बोली, सारी प्रॉपर्टी तो भाई को मिलती है और माता का अंतिम संस्कार बेटी करने आई है, क्या जमाना आ गया है? तब दूसरी औरत बोली, बेटे में हमदर्दी कहाँ होती है, जो बेटा अपनी बूढ़ी माता को अस्पताल में फेंक कर चला गया हो और मिलने भी न आया हो, सोचो वह बेटा नहीं एक राक्षस है। तब वही तीसरी महिला भी खड़ी हुई थी, कहने लगी, हम औरतों की जिंदगी में दर्द ही दर्द है। बेटी बनकर भी देख लिया और माँ बनकर भी इस दुनिया के सारे दुख को पुरुषों के लिए ही है। महिलाओं के नसीब में तो केवल दुख ही दुख लिखे हैं। एक बेटी को दौलत नहीं अपनी माँ चाहिए, लेकिन लोग शादी के बाद उसे अपनी ही माँ से भी जुदा कर देते हैं।
तब एक ड्राइवर बोला, समय की बर्बादी मत कीजिए, मैं डेड बॉडी को फ्री में नहीं ले जाऊंगा। गाड़ी में भी गैस खर्च होती है और दिन भर की हमें दिहाड़ी भी निकालनी होती है और अस्पताल में गाड़ी खड़ी करने का किराया भी हमें देना पड़ता है। तब वो युवती बोली, ठीक है, आप मेरी माता जी को घर ले चलो, मैं घर से ही कुछ रुपये का इंतजाम करके दे दूंगी। इतने में एक कमजोर और पुराने से कपड़े पहने हुए आदमी इमरजेंसी के अंदर चला आया। वह उस युवती का दुख को उसका पति बता रहा था। उसने तुरंत ड्राइवर से पूछा, कितने रुपए हैं? ड्राइवर ने बता दिए 2000 तक। उस युवती ने कहा, यह हमारी सासू माँ है, दामाद भी तो बेटा ही होता है। उसने तुरंत अपनी सासू माँ की डेड बॉडी उठाई और एम्बुलेंस में रख दी और वह एम्बुलेंस तेजी से अस्पताल के बाहर की तरफ निकल पड़ी। मैं डंडा लिए उस एम्बुलेंस को देखता रहा। मेरे पास ड्राइवर का मोबाइल नंबर था। मैंने मोबाइल करके बताया, आप उस युवती से 1500 ही लेना। ड्राइवर का जवाब आया, 500 तुम्हें भी तो कमीशन देना है, इसलिए मैंने 2000 मांगे थे। तब मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए कमीशन। इस बोर्ड में उस बुजुर्ग माता के घर का मोबाइल नंबर हमारे रजिस्टर में जमा है, मैं पूछ लूँगा फ़ोन करके कि तुमने उससे कितने रुपये मांगे थे। तब ड्राइवर ने कहा, ठीक है, मैं 1500 ही मांगूंगा। तब बेंच पर बैठे बैठे मैं सोचने लगा, सीलमपुर जाने के लिए बस में मेरे 15 रुपये लगते हैं, मगर डेड बॉडी ले जाने के लिए 1500 रुपये, क्योंकि हम डेड बॉडी बस में नहीं ले जा सकते, ऑटो में नहीं ले जा सकते, टैक्सी में नहीं ले जा सकते और इसी वजह से एम्बुलेंस वाले भारी पैसा मांगते हैं। क्या सरकार डेड बॉडी पर पहुंचाने के लिए निःशुल्क सेवा कर सकती है या नहीं? लेकिन मैंने कसम खाई, ऊपर का पैसा कमीशन के रूप में मुझे नहीं चाहिए। जिस समाज में हम रहते हैं वहाँ गरीब लोगों की मजबूरी का फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। किसी के घर मौत हो गई और आज का इंसान इतना गिर गया कि किसी के मौत होने पर भी कमीशन नहीं छोड़ना। तमाम विचार मेरे दिमाग में आते रहे और मैं अपने आप से ही सवाल करता रहा। रात के लगभग 10 बज चुके थे। वही एम्बुलेंस इमरजेंसी गेट के बाहर आकर रुकी और उसमें से ड्राइवर उतरा। वह सीधा मेरी तरफ ही आता नजर आया। बस मैं उसके मुंह से सुनना चाहता था, उसने उस युवती से कितने रुपये लिए हैं। तब उस ड्राइवर ने कहा, गार्ड साहब, जब तुम अपना कमीशन छोड़ सकते हो तो मैं क्यों नहीं? मैं ड्राइवर साहब का चेहरा गौर से देखते हुए बोला, साफ साफ कहो, क्या बात है? तब ड्राइवर साहब ने बताया, उसके घर की हालत बहुत खराब थी। अंतिम संस्कार करने के लिए भी उसके पास रुपयों का प्रबंध नहीं था। मुझे अपने रुपये मांगने में भी शर्म आ रही थी। मैं बिना पैसे लिए ही एम्बुलेंस को अस्पताल ले आया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह मेरी ही माँ हो। फिर अपने से क्या पैसा मांगना। गार्ड साहब, पहली बार लाइफ में मेरे साथ ऐसा हुआ है। इतना कहकर वह एम्बुलेंस लेकर चला गया और छुट्टी का समय हो गया था। मैं भी अपने घर की तरफ चल पड़ा। मुझे समय नहीं आ रहा था एम्बुलेंस के ड्राइवर का किस तरह शुक्रिया अदा करूं।